अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 में मैं बात करूंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है और उस डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहाँ पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है। साथ ही साथ हमारा ये भी फोकस रहेगा कि डाइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड की जाती है वो मॉडिफाइड सरफेस एरिया कैसे बनता है या किस स्ट्रक्चर का बनता है या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो जब भी हम फूड लेते हैं वो फूड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैंने बताया था कि वो स्टमक में जाके काइम में बदल जाता है। तो काइम एक लिक्विड है। तो जो भी फूड लेते हैं चाहे सॉलिड फॉर्म में लेते हैं चाहे लिक्विड फॉर्म में लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाके काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना फूड लिया है उसका 1.5 लीटर, याद रखना, जितना फूड हमने लिया है उसका 1.5 लीटर हमारे इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन में भी लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा 1.5 लीटर फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होता है या काइम का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रेशन होते हैं, उसके अलावा इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट में बाइल का और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो ये जो टोटल सिक्रेशन होते हैं वो 7 लीटर होते हैं। जब भी फूड लोगे तो इसमें जो भी सिक्रेशन होगा आपके अलग अलग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन से, तो वो टोटल होगा 7 लीटर। और आप जो फूड ले रहे हो उससे फ्लूइड बन रहा है तो उस फ्लूइड का 1.5 लीटर, तो लगभग कितना हो गया, 8 से 9 लीटर फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी इंटेस्टाइन करती है। जिसमें मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा होता है और सिर्फ 1.5 लीटर एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा होता है। तो इतना क्लियर रखिएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक का नाम आपने सुना होगा। तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। उसकी मेन वजह यह है कि स्टमक में विलस टाइप एब्जॉर्प्टिव मेम्ब्रेन की बहुत कमी होती है। जैसे स्टमक की जो वॉल होती है वो इपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और इपिथेलियल सेल्स में टाइट जंक्शंस होते हैं। तो टाइट जंक्शन होने की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। जैसे कुछ लिक्विड्स होते हैं वो भी सॉल्युबल फॉर्म में जब होंगे, जैसे अल्कोहल है, एस्प्रिन जैसे ड्रग है, उनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, बहुत लेस क्वांटिटी में होगी, बहुत कम मात्रा में अल्कोहल और एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होगा। बाकी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। तो इस बात को याद रखना। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं। विलाई जो है वो एक तरह की फोल्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल सेल्स होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, उनको कर्करिंग फोल्ड्स कहा जाता है। और ये कर्करिंग फोल्ड्स जो हैं वो सरफेस एरिया को 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए 3 गुना सरफेस मिलेगा। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथेलियल सेल्स पर लगभग 8 मिलियन की विलाई पाई जाती है और ये विलाई एब्जॉर्प्टिव सरफेस को 10 गुना बढ़ा देती है। बहुत ज़्यादा होता है 10 गुना, तो ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को 10 गुना बढ़ा देती है। उसके अलावा हर एक विलाई में 1000 तक की माइक्रो विलाई होती है।
तो सोचो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यानी कर्करिंग फोल्ड्स विलाई और माइक्रो विलाई को टोटल ओवरऑल देखा गया है कि ये सरफेस एरिया को लगभग 1000 गुना बढ़ा देती है। यानी जो भी फूड लिया जाता है उसके लिए 1000 गुना सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब मैं बात करूँगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का एब्जॉर्प्शन किस किस क्वांटिटी में हो रहा है। जैसे हर दिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ 100 ग्राम्स के कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है और 100 या उससे ज़्यादा के फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और 50 से 100 ग्राम के अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। 50 से 10 ग्राम आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है और 7 से 8 लीटर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ये कई किलोग्राम के कार्बोहाइड्रेट्स को पर डे एब्जॉर्ब कर सकती है, 500 ग्राम के फैट को पर डे एब्जॉर्ब कर सकती है, 500 से 100 ग्राम प्रोटीन को पर डे एब्जॉर्ब कर सकती है और साथ ही साथ 20 या उससे ज़्यादा लीटर की पानी को ये पर डे एब्जॉर्ब कर सकती है। तो सोचो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर है। ये जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो डिफ्यूज़न द्वारा होता है। जैसे आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। तो वाटर का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स द्वारा, वो डिफ्यूज़न द्वारा होता है और डिफ्यूज़न में भी स्पेशल डिफ्यूज़न यानी कि ऑस्मोसिस से होता है। तो इस बात को भी याद रखना। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन क्लोराइड्स के आयन को भी लेती है और सोडियम के भी आयन को लेती है। तो ये सब जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम भी अंदर चला जाता है, ब्लड में जाके मिल जाता है और साथ ही साथ क्लोराइड भी इसमें जाके मिल जाते हैं। क्लोराइड में डिफ्यूज़न भी होता है, डिफ्यूज़न से भी जाके वो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बहने वाले विलाई से मिल जाते हैं। विलाई में ब्लड सर्कुलेशन होते रहते हैं, तो इन ब्लड में जाके डायरेक्ट मिल जाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हमेशा मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी मात्रा में इनका एब्जॉर्प्शन डाइसैकेराइड्स के भी फॉर्म में होता है। तो मोनोसैकेराइड में क्या आएंगे, आपके ग्लूकोज आएंगे। तो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से लगभग 80% कैलोरी जो होती है वो ग्लूकोज द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अगर हम प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डाईपेप्टाइड्स के फॉर्म में होता है या ट्राईपेप्टाइड्स के फॉर्म में होता है, कभी कभी फ्री अमाइनो एसिड्स के रूप में भी होता है। अगर हम फैट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फैट चूँकि मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के रूप में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कभी कभी ये लिपिड्स पोर्शन जो होती है वो बाइल मिसल्स के साथ मिल जाती हैं और डिज़ोल्व फॉर्म में जब आ जाती हैं तब इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कॉलन का प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसीलिए उनको एब्जॉर्बिंग कॉलन भी कहा जाता है। और जो बाकी पोर्शन होता है जिसको डिस्टल कॉलन कहा जाता है उसमें फेसेस स्टोर होते हैं, तो उनको स्टोरेज कॉलन कहा जाता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा देखी गई है तो वो म्यूकोसा बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है कि वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कर सके। इसके अलावा वो क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन करती है। तो कहने का मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल का और कुछ आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ कितना वाटर एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, कितना कौन-सा आयन एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।